हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका टारगेट विद विपिन पर। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखो, भारतीय संवैधानिक विकास की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पड़ी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में चार्टर एक्ट के तहत की गई थी और इसकी जो स्थापना है महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा की गई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। कंपनी के प्रशासन के लिए एक परिषद का गठन किया गया था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने लॉर्ड मेयर, ध्यान रखना है भाई, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी। 1726 के राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति दी गई। विधि का मतलब होता है नहीं, कानूनी ने बनाने का शक्ति जो होती है। इसके बाद देखो, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसके अधीन भारत का संवैधानिक विकास जो है 1773 यानी कंपनी के अधीन जो हुआ है हमारा 1773 से लेकर 1853 तक के जो एक्ट आए हैं। सबसे पहला हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बाद हमारा ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। यानी यहाँ तक जो है इन एक्ट में जो है कंपनी के ही अधीन जो है भारत का संवैधानिक विकास ये नहीं हुआ है और इन्होंने यहाँ तक इन्हीं के अधीन जो है शासन किया। अब देखो दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है लॉर्ड नॉर्थ, इनके द्वारा जो है एक गुप्त समिति का गठन किया गया था जिसकी सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, कंपनी के कार्यों को भारत व ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा इसमें जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना था। ठीक है दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख विशेषताएं थी, प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग मान्यता दी गई थी। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल एक तरीके से नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय समिति जो है, परिषद जो है उसका गठन करेगा और इसमें जो है फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल जो ये इसके 4 सदस्य थे जो उनकी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए सेलेक्ट किए गए थे। ठीक है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के पहले गवर्नर बने थे, गवर्नर जनरल। शासन की समस्त सैनिक व सिविल शक्तियां गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्य, समस्त सैनिक और सिविल शक्तियां गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्य परिषद को सौंप दी गई थी तथा निर्णय बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखो, मद्रास व बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो 1774 में कलकत्ता में 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा जो है 3 अन्य न्यायाधीश होते थे इसमें, जिनके नाम थे चैम्बर्स, लिमेस्टर व हाइड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई लाइन। इसके बाद देखो, इसने भारत में कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है। यानी यहाँ पे जो भी राजस्व प्राप्त हो रहा है, नागरिक और सैन्य जो मामले हुए हैं, उन सभी की जानकारी किसको देना है? ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। इसके बाद देखो, रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी
उनको दूर करने के लिए 1781 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसे बंदोबस्त कानून कहा गया, यानी अंग्रेजी में नाम था इसका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है दोस्तों। ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुझाव पर इस एक्ट का प्रावधान किया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। संशोधनात्मक अधिनियम 1781 को बंगाल में का जो है एक तरीके से जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आया था यानी 1781, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो देखो भाई, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। प्रांतीय न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल की परिषद के पास की जा सकती थी, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट एवं काउंसिल्स के नियम के विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों व विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखने का आदेश दिया गया था। यानी यहाँ पे जो भी आदेश वगैरह दिए जाते थे, उनमें जो भारतीय उनकी धार्मिक और सामाजिक जो रीति है उनका विशेष ध्यान रखना था कि भाई इनका जो है आहत ना हो। यानी नेक्स्ट देखो, राजस्व से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। ये भी याद रखना है भाई, जो राजस्व के मामले थे यानी पैसे से संबंधित था, उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय इसके क्षेत्र के अंतर्गत ये नहीं आता था, यानी इसकी शक्ति इनके पास नहीं थी। नेक्स्ट देखो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र था। यानी इसका जो क्षेत्र है, यानी भारत जो है ब्रिटिश के अधीन जो है क्षेत्र माना गया था। अर्थात भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला संवैधानिक दस्तावेज ये माना जाता है। ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन का जो है स्वामित्व। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पिट्स इंडिया एक्ट, इसकी जो प्रमुख विशेषता है इसके बारे में, कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को, वाणिज्यिक कार्य कंपनी के निदेशक मंडल को तथा राजनीतिक कार्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखो, नियंत्रक बोर्ड ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण व अधीक्षण करता था। नियंत्रक बोर्ड जो है ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण व अधीक्षण करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर जो है 3 कर दी गई थी। ये याद रखना है भाई, 4 से जो है 1 कम कर दी थी, यानी इंपॉर्टेंट है। 1773 में जो है 4 थे, अब ये जो है 84 में 3 कर दी गई। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति नियुक्त किया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों को अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु एक कोर्ट की स्थापना करी गई इंग्लैंड के अंदर। याद रखना है भाई, इंग्लैंड के अंदर जो है ये कोर्ट बनाई गई थी। नेक्स्ट देखो, 1786 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। इसके तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में काउंसिल के निर्णय को लागू करने अथवा न मानने का अधिकार दिया गया। यानी जो गवर्नर जनरल था वो स्वेच्छा से काम कर सकता था,
कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी। प्रधान सेनापति की इस अधिनियम के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गई 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को यानी बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था इसके जो सदस्य थे उनको भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रस्ताव किया गया। मुख्य सेनापति के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। 1813 चार्टर अधिनियम भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, लेकिन चाय व चीन के साथ व्यापार में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये देखो, ये चीज़ जो है यहाँ पे क्या होगा, चाय और चीन के साथ व्यापार में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया था। बहुत बार पूछा जाता है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। नेक्स्ट देखो भाई, 1833 का चार्टर अधिनियम भारत का गवर्नर जनरल बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। इस तरह इस अधिनियम द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार चाय व चीन सहित को समाप्त कर दिया गया और कंपनी को प्रशासनिक व राजनीतिक दायित्व सौंपा गया। यानी अब की बार जो है व्यापारिक जो एकाधिकार था यानी चाय और चीन के साथ, इसको भी समाप्त कर दिया गया। 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए गए कानून को अधिनियम तथा पूर्व निर्मित कानून को विनियम कहा जाता था। ध्यान रखना है भाई, गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए गए कानून को अधिनियम और पूर्व निर्मित कानून को विनियम कहा जाता था। इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ भागीदारी संभव बनाई। प्रशासन में कुछ भागीदारी विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। चौथा सदस्य जो है विधि सदस्य, इसे केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, वोट देने का अधिकार नहीं था। भाई ये ध्यान रखना है, इसको केवल बैठक में भाग लेने का अधिकार था और वोट देने का अधिकार नहीं था। अधिनियम की धारा 87 के अनुसार प्रावधान किया गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं
माना जा सकेगा। ये था सभी भाई धारा 87 के अंतर्गत कि भाई जो भारतीय अथवा क्राउन की जो देशज प्रजा है उसको धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण और इनमें से किसी एक कारणवश जो है कंपनी के अधीन जो पद है या सेवा है उसके अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। यानी अगर वो योग्य है तो उसको सेलेक्ट करना होगा। अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत में आने जाने और बसने व व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। याद रखना है भाई, बिना लाइसेंस यानी बिना परमिशन के आने जाने, बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखो भाई, 1853 का चार्टर अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है भाइयों। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। विधि निर्माण हेतु 12 सदस्यीय विधान परिषद का की जो है स्थापना की गई। सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, आगरा और बंबई की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। सिविल सेवकों की भर्ती व चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट देखो भाई, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य नियुक्त किया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अब देखो, यहाँ तक जो हमारे संवैधानिक विकास के जो संशोधन या अधिनियम आए हैं वे कंपनी के अधीन थे। अब जो इसके बाद अधिनियम आए हैं वे सारे जो आएंगे ब्रिटिश क्राउन के अधीन, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन ने जो है भारत का जो है प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। अब देखो भाई, सबसे पहला आता है 1858 का अधिनियम, उसके बाद 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो आपको कैसी लगी है लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।